बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और आज एक बड़ा दिन अगर देखा जाए तो हॉकी के हवाले से है। और हॉकी 9 सितंबर 1960 पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया, भारत की टीम को शिकस्त दी। और इसका सहरा जाता है नसीर साहब की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से गोल किया। लेफ्टिनेंट हमीद साहब उस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान थे और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा टाइटल हासिल किया, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक्स के अंदर। आज इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर तकरीब भी मुनक्किद जा रही है। इंटरनेशनली सतह पर कौमी हॉकी का दिन मनाया जा रहा है आज का दिन। और इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर भी इसकी एक अच्छी तकरीब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी की जानिब से जारी है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे हॉकी के हवाले से तो हॉकी में पाकिस्तान टीम इस वक्त बाकायदा तौर पर एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में शिरकत कर रही है। और पाकिस्तान ने आज कोरिया के खिलाफ भी मैच बराबर खेलने में कामयाब रही। इससे कल मलेशिया के खिलाफ भी पाकिस्तानी टीम ने गोल बराबर खेला 2-2 गोल से, और आज भी 2-2 गोल से। चीन के खिलाफ भी गोल पाकिस्तान ने जो है बराबर मैच खेला। अब तक 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं इस एशियन चैंपियन ट्रॉफी में। और पाकिस्तान की कारकर्दगी अगर देखा जाए तो तसलसल अच्छा रहा है पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट के अंदर। अब तक कोई शिकस्त पाकिस्तान को नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने अब तक कारकर्दगी अच्छी दिखाई। लेकिन कुछ खामियां होती हैं पाकिस्तान टीम के अंदर हॉकी में, और वो खामियां ये हैं कि बहुत से जो सपोर्ट्स हैं उन्हें नहीं हासिल होते, तो फिर थोड़े से मसाइल होते दिखाई दे। लेकिन कारकर्दगी इस वक्त अगर देखें तो ग्राउंड में अच्छी दिखा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान का अब भारत के खिलाफ भी होना है, लेकिन उससे कबल पाकिस्तानी टीम इस वक्त यकजा नज़र आ रही है। लेकिन कमज़ोरियाँ वो हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर देखते हैं कि जिन टीमों के खिलाफ भी अपनी बरतरी कायम कर रही है ग्राउंड के अंदर गोल कर कर उसको बरकरार रखने में नाकाम नज़र आ रही है। सारे सूरत हाल पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर अब देखा जा रहा है कि तीनों फॉर्मेट के लिए एक कप्तान के लिए बातें सामने आ रही हैं। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा टूर्नामेंट चैंपियन लीग्स वनडे टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है, और अब इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। और इससे कबल तमाम कप्तानों के अब तासुरात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पेज पर शेयर कर रहा है। लेकिन हमने कुछ अर्से कबल अपने जब इन 5 कप्तानों के नामों का ऐलान हुआ था तो अपने प्रोग्राम में ही कहा था कि इनमें से 2-3 कप्तान ऐसे हैं कि शायद उनकी वनडे क्रिकेट अब जगह बनती टीम के अंदर नहीं दिखाई देती। लेकिन वहां पाकिस्तान ने नौजवान किसी खिलाड़ी को आजमाने से बजाय उन्हीं को कप्तान नामजद कर दिया। इस पर भी बात करेंगे अब अपने शो के अंदर। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर अगर देखें तो खुद मुहफ़िज़ एक ऐसा इदारा है जो सेल्फ डिफेंस, तीरंदाजी और दीगर मुख्तलिफ गेम्स जो बच्चों को वो सिखा रहा होता है, तो उस हवाले से भी आज बात करेंगे। आज उनको ऑनर और CEO को भी हमने यहाँ पर अपने शो में मदू किया हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर हसन उमर साहब मौजूद, उमर हसन साहब मौजूद हैं जो खुद मुहफ़िज़ के CEO हैं और वेलफेयर के बाकायदा ये अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। क्या इनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के वाक़यात, हालात और जो देखा जा रहा है इस वक्त खासकर शहर क़ायद के अंदर जो मसाइल स्ट्रीट क्राइम के, उस हवाले से भी हम काफ़ी बातें इनसे करेंगे। क्योंकि बाकायदा तौर पर हर बच्चा बच्ची हम देख रहे हैं कि मार्शल आर्ट सीखने की भरपूर तौर पर कोशिश करा, और ये उनका इदारा सबसे ज़्यादा अगर कराची के अंदर काम कर रहा है तो ये तमामी यतीम खानों के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यकीनन उनको भी इनको अप्रिशिएट करना चाहिए इन के इदारों को कि वो वहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अब बातगश्त आ रही है कि सामने के यहाँ पर कप्तान एक तीनों फॉर्मेट का होना चाहिए। और ये खबरें सामने आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान होते दिखाई देंगे। अगर कप्तान होते हैं तो शान मसरूद का कैरियर आप क्या देखते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर? अभी हमने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है वहाँ हमने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो मजीद 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। क्या आप समझते हैं उससे कबल ही कप्तान चेंज हो जाएगा? बहुत शुक्रिया अमन भाई। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अक्सर मकसद जो अहदेदारान वहाँ से ये बातें चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को जो है तीनों फार्मेट का कप्तान बना दिया जाए। इससे पहले भी हम अपने प्लेटफॉर्म से यही कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि शान मसूद ने जो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी की है उनमें कोई मकसद ऐसी कप्तानी वाली कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि जो सबसे मनफी रिकॉर्ड था जावेद बर्की ने तो सिर्फ 3 मैचेस 2 मैचेस का था, इनके तो 5 मैचेस आ गए। तो ये रिकॉर्ड भी शान के साथ, और फिर शान की अपनी कोई जो
परफॉर्मेंस होती है एज ए कैप्टन, वो भी टीम में नज़र नहीं आई। अगर रिजवान की तरफ जा रहा है क्रिकेट बोर्ड, तो तीनों फार्मेट की आपने अगर उनको कप्तानी देनी है, तो साथ साथ उन्हें वो इख्तियारात भी जो एक कप्तान को हासिल होते हैं। अगर आपने रिज़ल्ट लेना है, तीनों फार्मेट दुनिया में जो है हर फॉर्मेट का अलग अलग क्रिकेट का कप्तान है, लेकिन हमारे यहाँ दोबारा से वही रोश अपनाई जा रही है कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान हो। ठीक है, अगर एक ही कप्तान रहता है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस है, आप देखें तीनों फॉर्मेट में अगर किसी की परफॉर्मेंस चल रही है तो वो रिजवान ही है, जो अपने बैट से भी रन्स बना रहा है और विकेट के पीछे भी बहुत अच्छी कीपिंग कर रहा है और फिटनेस का भी मयार उनका बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बना रहा है रिजवान को कप्तान, तो मैं ये चाहूँगा उन्हें इख्तियारात के साथ बनाए और फिर इन्हें टाइम दे। ये ना हो जिस तरीके से शान को बनाया है, उनको भी हटा दिया जा रहा है, फिर बाबर को हटा दिया, शाहीन को हटा दिया। तो ये इख्तलाफात जो छोटे छोटे इख्तलाफात है, बाद में ये बड़ी जंग में तब्दील हो जाते हैं। तो कम अज़ कम अगर आप कप्तान का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ 3 साल 2 साल 4 साल जो भी होता वो भी साथ ही अनाउंस कर दें कि इतने साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये कप्तान होंगे। बिल्कुल है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि चाहे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर चेयर बड़ी जल्दी एक दूसरे की ख़त्म हो जाती है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी यही सूरत हाल नज़र आ रही होती है कि आपके पास कोई मुद्दत नहीं होती, किस वक्त किसको चेयरमैन बना दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह कप्तानी भी पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर देखें तो यही सूरत हाल सामने नज़र आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर हसन साहब है, CEO हैं यहाँ पर खुद मुहाफिज वेलफेयर के, उनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे खासकर ये बात करेंगे कि यतीम खानों पर जो आजकल के जो एक ट्रैक चला हुआ है कि लोग उनको कोई जाकर वहाँ पर बाकायदा गुलदस्ता पेश करते हैं, बाकायदा तौर पर जाकर उन्हें ताइफ पेश करते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपने ट्रैक को चेंज किया। और उमर हसन साहब है जो खुद भी एक जो वेलफेयर चला रहे हैं और वहाँ पर अगर हम देखें तो इनका खुद एक इदारा है जहाँ पर ये ट्रेनिंग भी बच्चों को करा रहे होते हैं खुद मुहाफिज के नाम से। और वहाँ पर ये बच्चों को तीरंदाजी सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, कराटे सिखाते हैं और दीगर एक्सरसाइज वहाँ पर वो सिखा रहे होते हैं। तो और साथ साथ है, क्योंकि मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इनसे पूछनी है कि इन्होंने थीम यहाँ कहाँ से लाई है कि ये यतीम खानों पे जाकर काम कर रहे हैं उमर हसन साहब, और जहाँ पर आप बच्चों को वहाँ पर मार्शल आर्ट भी सिखा रहे हैं, क्रिकेट भी सिखा रहे हैं, तीरंदाजी भी सिखा रहे हैं, बॉक्सिंग भी सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं वहाँ पर। जो हमेशा हम देखते हैं कि जो लोग भी जाते हैं, शहरी या कोई अफसरान भी उनके पास जाते हैं, तो बाकायदा वो गिफ्ट लेकर जाते हैं, उन्हें गिफ्ट थमा देते हैं और फोटो सेशन करते हैं और आ जाते हैं। आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर गए हैं अपने जहनों में कि वहाँ पर उन बच्चों को कुछ करके दिखाना है, उन बच्चों से वो काम लेने हैं कि शायद उनको ये जहन में ना हो कि ये यतीम खाने में पड़े में नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्हें भी आप लेकर आते हैं उन्हीं एक्टिविटीज़ के अंदर जो बाकायदा रेगुलर लड़के कर रहे होते हैं या लड़कियां कर रहे होते हैं। तो ये थीम आपने अपने जहन में किस तरह लेकर आए? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन मधु करने के लिए। अब बात आप मुख्तलिफ खेलों की कर रहे थे, तो वहाँ से थोड़ी सी बात करते हुए मैं आपके सवाल पर आ जाता हूँ। हमारे यहाँ की ये बड़ी डिबेट चलती है कि जी मैनेजमेंट जो है वो खिलाड़ियों पे मबनी नहीं थी, या फॉर्मर जो है वो प्लेयर नहीं था इसलिए टीम परफॉर्म नहीं कर रही, या कभी जो है वो परफॉर्मेंस ख़राब परफॉर्मेंस का सारा जो है वो मौरूज़ इल्ज़ाम जो है हम एक खास बोर्ड, कभी बोर्ड पे आता है, कभी सारा उधर ही डाल देते हैं, प्लेयर्स पे आ जाता है। मेरी एक नाक़िस राय के मुताबिक एक प्रोसेस है, क्योंकि मेरा काम लोगों को मैनेज करना है, मैं प्रोफेशनली उसी की डिग्री भी रखता हूँ, तो एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला कॉन्सेप्ट होता है। देखें, अगर आप बॉक्सिंग के अंदर भी देखेंगे ना, तो प्लेयर हमारा आपको बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल नज़र आएगा, कोचेस भी स्किलफुल नज़र आएंगे। क्या वजह है कि अब तक जो है वो वैसे कोचिंग, मतलब बॉक्सिंग के अंदर हम बहुत ज़्यादा आगे कमाल नहीं कर सके, हालांकि जो उसकी फेडरेशंस हैं उसमें भी खिलाड़ी ही बैठे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि खिलाड़ी ही फेडरेशंस के अंदर या बोर्ड मेंबर हो तो टीम परफॉर्म करेगी। देखना यह है कि जो इंसान उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, क्या वो उसका अहल है या नहीं है। अगर वो स्पोर्ट्स को मैनेज कर रहा है, तो क्या वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की सूझबूझ रखता है, क्या उसके पास परफॉर्मेंसेस, उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स, उसकी डिग्रीज में कभी उसने ये काम किया है। हमारे यहाँ क्योंकि ये चीज़ें यूजुअली सियासी भर्तियाँ और जो है वो पावर पॉलिटिक्स का ज़्यादा
अमल दखल होता है, तो ये उस वजह से मेरे हिसाब से परफॉर्म जो है वो टीम नहीं कर रही। हालांकि यही प्लेयर्स थे, इन्हीं के बड़े बड़े नाम हैं कि इन्होंने जो है वो, किसी ने बॉलिंग के अंदर कमाल किया हुआ है, किसी ने फील्डिंग में, किसी ने बैटिंग में, और आज इन्हीं का भी जो है यही वाइट वॉश होकर आ रहे हैं और यही जो है वो इस तरह की हार लेकर आ रहे हैं। तो इसको देखना होगा। हमेशा पॉलिसीज टॉप टू बॉटम प्रिवेल करनी चाहिए, बॉटम टू टॉप जो है वो चेंजेस का कोई फायदा नहीं होता। वो कैंसर का इलाज पैनाडोल से करने वाली बात है। तो हम पॉलिसी, आपने तो आज दवाइयों के नाम भी ले लिए और इलाज के तरीका भी बता दिया, और साथ साथ उमर है बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी आप कर रहे हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं, इस वक्त जो आप अपनी थीम लेके चल रहे हैं, उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि इस तरफ तो आपने बहुत सी जो है तजिया कर दिया, लेकिन इस तरफ कैसा आना हुआ, आपके यतीम खानों की तरफ जाना और वहाँ से उन बच्चों को पिक करना, उन्हें ग्राउंड तक लेकर आना, मुश्किलात तो आपको फिर भी हुई होगी इसमें करने में? ये तो पाकिस्तान में देखें, इस वक्त जहाँ पर भी दुनिया में सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे ना, जो सबसे पहली चीज़ अफेक्ट होगी उन कंट्रीज़ में वो सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी। जहाँ पर भी माली मुश्किलात या नौकरियों के मसाइल, माशरती मसाइल होंगे, वहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी वो सेफ्टी होगी। इसलिए पाकिस्तान पिछले कई दिहाइयों से जो है वो सेफ्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करता चला आ रहा है, और आज ये वक्त आ गया कि हमारा बच्चा जिसको हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं वो अपनी गली के अंदर भी महफूज नहीं है। अगर हमने माशरे को महफूज करना है, अगर हमने चाहते हैं कि ये माशरा किसी तरह से आगे बढ़े, लोग, हमारे बच्चे इसके अंदर प्रॉस्पर करें, इकोनॉमिक सर्कल चले, तो जो तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है, 15 मिलियन से ज़्यादा की हमारी अंडर प्रिविलेज सेगमेंट की आबादी है, जिसमें यतीम खाने आते हैं, जिसमें मदरसे आते हैं, जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन आता है, उसमें अंडर प्रिविलेज वुमेन है, जो कि इवन फैक्ट्रियों में काम करने वाली ख़वातीन जो कि लेबर के तौर पे कर रही होती हैं। हमारे यहाँ इनको हमेशा बेचारगी की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि हम हर चीज़, हम ना मांगने पे बिलीव करते हैं, हमारा मुल्क भी मांगने पे से चलता है। तो हम जाकर देकर उनको, एक वक्त में कोई जाता है जी बिरयानी खिलाकर जो है वो सवाब कमा लेता है, कोई जाके जो है वो थोड़ी देर उनके साथ मिठाइयाँ खाएगा और फ़ोटो सेशन करके सवाब कमा कर आ जाएगा। हमारे यहाँ तो इतनी इनसेंसिटिविटी है, या हुर्फ़े आम में लोगों की आसानी के लिए बेहिसी है कि हम, कोई विक्टिम होता है। अभी पंजाब के अंदर जो है वो एक बच्ची थी जिसके साथ अब्यूज़ हुआ, और एक मिनिस्टर साहिबा गई और जाकर जो है वो तस्वीर खिंचवाकर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। तो ये इनसेंसिटिविटी हमारे माशरे में ओवरऑल प्रिवेल करती है, क्योंकि हम एम्पावरमेंट के ऊपर काम नहीं करते, हम इश्यूज़ को एट द कोर एड्रेस नहीं करना चाहते। बिल्कुल, इश्यूज़ को उस पर काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और इस पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें काम करने की भी। और इस वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ी भी है, हॉकी के हवाले से अच्छे परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की हॉकी की टीम। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोरिया के ख़िलाफ़ भी आज मैच पाकिस्तान ने 2-2 गोल से बराबर खेला। और इसी हवाले से आज हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है, और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए कोचिंग भी करते रहे हैं, यूथ को भी कोचिंग कराते रहे, और साथ साथ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। सबसे पहले तो मैच के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, क्योंकि आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर को पाकिस्तान का कौमी हॉकी का दिन मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि 1960 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था, और जब अगर बात करें हम अपने हरीफ भारत की, तो उसी फाइनल में हमने भारत की टीम को शिकस्त दिया था 1-0 से, और नसीर बुंदा साहब ने गोल स्कोर किया था पाकिस्तान की जानिब से। लेफ्टिनेंट हमीद साहब पाकिस्तान टीम के यहाँ पर जो है कप्तान थे। और आप क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से, फिर पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करेंगे। जी शहजादा मोइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये पल में लिया, ऑनलाइन लिया। मैं समझता हूँ कि 1960 का जो जिक्र किया है आपने, नसीर बुंदा साहब ने, नूर आलम साहब राइट आउट थे, उनके क्रॉस पे नसीर बुंदा ने बड़ा खूबसूरत गोल अदा किया था, और ब्रिगेडियर हमीदी साहब जो हमारे सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मेरे दौर में, और वो कप्तान थे इस टीम के। तो मैं समझता हूँ कि देखें, शुरू से ही पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टफ फाइट देता रहा है, और जहाँ तक ये एशियन चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अगर बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया भी हमारे पास इस
टूर्नामेंट्स में शामिल है। और मैं 14 तारीख को पाकिस्तान का मैच है, इंडिया से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का। जी मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, बड़ा टफ होता है। हमारा जो मोरल जो होता है ना, हम ये कहते हैं कि टूर्नामेंट्स में विक्ट्री स्टैंड में हो या नहीं हो, लेकिन इंडिया से हमें हारना नहीं चाहिए, इंडिया से अप रहना चाहिए और जीत के साथ हमें वापस वतन आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, आप देखें मलेशिया के खिलाफ भी देखें और कोरिया के खिलाफ भी देखें कि हमेशा लीड देके उन्होंने दूसरी टीमों ने उनको बराबर किया है। इस पे थोड़ी हमें मेहनत करना पड़ेगी। लिहाजा आपको पता है कि चीफ कोच ताहिर रमान ने डायरेक्टली वहाँ पे ज्वाइन किया है और टीम ने ट्रेनिंग करी हुई थी, जिसपे उस्मान और निशान अशरफ ने ट्रेनिंग करवाई थी। मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूसली अगर ताहिर रमान को ये 2-3 साल तक अगर ये कंटिन्यूस रखें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए ये लड़के जूनियर से खेलते हुए आ रहे हैं, मेरे पास भी रहे हैं। आपको जैसे पता है, अब हम जब फर्स्ट टाइम अजलान शाह खेलने गए थे, उस पे हमारे 9 से 10 लड़के नए थे और हम ब्रॉन्ज मेडल लेके। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे मोहम्मद अली साहब जरूर पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये वहीं से सुनहरा दौर अगर मैं कह सकता हूं वापस थोड़ा सा हॉकी में आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आप उस वक्त उस टीम के साथ मौजूद थे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में, जब पाकिस्तानी टीम विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी हो रही थी और काफी अरसे सालों के बाद, तो वहां से आपको एक दोबारा एक रोशनी की किरण नजर आई थी कि आहिस्ता आहिस्ता ये टीम परफॉर्म करेगी, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो चाहे ये जूनियर खिलाड़ी हो, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर एक टीम गई, फिर उसके बाद भी अच्छी परफॉर्म रही। अगर हम इससे टूर्नामेंट की भी, एशियन चैंपियन ट्रॉफी की भी बात करें तो अब तक मैं समझता हूं क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम जरूर है कि हम आखिरी लम्हाती या आखिरी क्वार्टर में कुछ अच्छा नहीं खेल पा रहे, जिसपे मुखालिफ टीम हम पर जो हम बर्तरी ले रहे हैं वो बर्तरी तोड़ने में कामयाब हो जा रही है, और मैच अब तक तमाम ही टीमों के खिलाफ हमने ड्रॉ खेला हुआ है। जी शहजादा मोइन साहब, मुझे तो लग रहा है कि आप एज ए एक्सपर्ट के तौर पे बात कर रहे हो और माशाल्लाह आपको वसी तजुर्बा भी हो गया है हॉकी के मामला। सर सब कुछ आपकी मेहरबानी है, आपने बहुत कुछ आप जैसे ओलंपिक से हमें सिखा दिया है। जी आपने आगाही भी कर दी है। देखे, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें होती है प्लस माइनस वाली। अब ताहिर रमान गए हैं, अब टीम पैनल होगा, लाजिम बात है वो बैठ के डिस्कशन करेंगे कहाँ पे हमने प्लस पॉइंट था, कहाँ पे हमारा माइनस पॉइंट था। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़कों में इतना स्टफ है, लड़कों में इतना टैलेंट है। देखें, आप ये देखें कि पाकिस्तान में लड़कों को फैसिलिटीज क्या मिल रही है। ये तो गवर्नमेंट को मैं सलूट करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को जो अजलान शाह में सिल्वर मेडल जीत किया है, शहबाज शरीफ साहब ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने और अदर जो मिनिस्टर थे उन्होंने इन प्लेयरों को नवाजा। तो ये बच्चों को जब तक इंसेंटिव मिलता रहेगा, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे और ये तसलसल बरकरार रहना चाहिए। और सबसे मेन चीज है, जो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आता है उसकी वजह यह है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ओपन नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मियां शहबाज शरीफ साहब से और जो उनके करता धरता जो राना मशहूर साहब जो देख रहे हैं स्पोर्ट्स कल्चर के, वो भी हैं, मिनिस्टर भी हैं और यूथ को भी देख रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि अपॉइंटमेंट और डिपार्टमेंट्स ओपन किए जाए। जब तक ये डिपार्टमेंट और अपॉइंटमेंट ओपन नहीं होंगे, हमारी हॉकी का रिवाइवल ऊपर नहीं जाएगा। देखें, टैलेंट आपको मिलता रहेगा, बच्चों की रोजगार भी तो चाहिए ना। बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे मेहनत करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे देख लें आप। अच्छा अली साहब आपकी एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा रद्द कर रहा हूं। आपने कहा डिपार्टमेंट, चलें डिपार्टमेंट तो इस वक्त बहाल हो जाएगी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर शहबाज शरीफ ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट के हवाले से क्या कहेंगे जो माजी में पाकिस्तान के लिए बड़े अहम रोल अदा करता था? छोटे छोटे वो डिपार्टमेंट थे, अगर उनकी बात कर लें तो यहाँ पर अगर वो डिपार्टमेंट भी तमाम ही हॉकी की टीमें बना लें तो यहाँ से फिर हॉकी के अच्छे प्लेयर मिलते दिखाई नहीं है। माजी में हम देखते थे मुख्तलिफ कंपनीज थी वो टीमें बनाया करती थी हॉकी की और साथ साथ वहां से अच्छे प्लेयर्स निकला करते थे। क्या कहेंगे उन डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स थे लेकिन वहां से भी अच्छे प्लेयर्स हमें मिल जाते थे? देखिए शहजादा मोइन भाई, बात यह है कि जब आपके बड़े डिपार्टमेंट ऊपर आएंगे ना, जैसे PIA हो गया, कस्टम हो गया, नेशनल बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, UBL हो गया, स्टील मिल्स होती थी, तो ये टीमें जब आएंगी तो फिर आप अदर डिपार्टमेंट पे आ जाए। आप कराची के डिपार्टमेंट ले लें, 10 से 12 डिपार्टमेंट है, आपको पता है उसमें KCA, वाटर बोर्ड है,
पीएनएससी है, ठीक है ना, और बहुत से ऐसे एमसीबी है, और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है, 8 से 10 डिपार्टमेंट आते हैं उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले ग्राफ जो बड़ी टीमों का था वो होना चाहिए ताकि लड़के उसको अपॉइंटमेंट करें। लेकिन जब हम लोग खेलते थे तो हमारे पास लेटर ऐसे मिलते थे कि कब हम परेशान हो जाते थे कि हम यूबीएल पे जाएं, हैप्पी बैंक पे जाएं, कस्टम में जाएं या पीआईए में। तो ये जब तक पिछला दौर हमारा नहीं आएगा, हॉकी रिवाइवल ऐसे नहीं होगी जब तक नौकरियां, इंसेंटिव बच्चों को नहीं मिलेगी। ये देखे ना, आपको क्या मिलता है इस्लामाबाद में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पे तो बच्चों का कैंप लगा हुआ होता है। जब हम लोग खेलते तो हम 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार भी होते थे। आप 70, 80, 90s का दौर ले लें, उस पर हमेशा विक्ट्री स्टैंड में रहे, और उसी दौरान हमने वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, ओलंपिक चैंपियन भी रहे। अब नसीर बुंदा वाली जैसे 1960 वाली आपने बात करी है, ब्रिगेडियर अमीर साहब जो कप्तान थे, नसीर बुंदा साहब ने। अच्छा, उनके लिए एक और एजाज भी है जो यूएसए भी देती है, मुल्क के एक वाहिद अवार्ड होता है जो उनके नाम पर भी दिया गया है। किनके नाम पे? सॉरी समझा नहीं। नसीर बुंदा साहब को? नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है नसीर बुंदा साहब का। मुझे पता है कि नसीर बुंदा साहब जो थे उन्होंने 1960 में गोल किया था, हमारे राइट आउट थे नूर आलम साहब उनके क्रॉस पे, और अगर उनको अवार्ड दिया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे समीउल्लाह साहब थे हमारे फ्लाइंग हॉर्स, और वर्ल्ड ने उनका नाम दिया, उनको फ्लाइंग हॉर्स रखा। तो मैं समझता हूँ शहबाज सीनियर को, पाकिस्तान का जो लेजेंड है शहबाज सीनियर को मैराडोना का नाम दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास देखें ना, आज सुहेल अब्बास को देख लें, उस टॉप रैंकिंग में है, टॉप स्कोरर है, उसका कोई भी किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा प्लेंटी कॉर्नर्स पे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं और वर्ल्ड में इनके नाम है। तो अच्छा अली साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, और इस वक्त क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, और क्योंकि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा मैच पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ है, ओवरऑल इस चैंपियन ट्रॉफी में कारकर्दगी कैसी नजर आ रही है आपको पाकिस्तान टीम की? देखें शहजादा मोइन साहब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ओवरऑल तो अभी 2 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस में अब इनको ये 3 मैचेस हो गए सर, ये 3 मैचेस हो गए अब। नहीं, एक मलेशिया को खेला और एक कोरिया को खेला, तीसरा कहां से आ गया भाई मैच? चीन के खिलाफ भी तो हमने खेला है जी, चीन के खिलाफ भी तो खेला है। चीन के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज खेलने गए थे, उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली है उन्होंने। अभी मलेशिया और कोरिया के खिलाफ खेले मैच, चले अच्छी बात। बराबर हुआ है। तो चाइना के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल ली थी इन्होंने, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान टीम ये 2 मैचेस उठा के देखें कि कहाँ हम लीड लेके और डाउन हो रहे हैं और कहाँ हमने गलती करी है, खासतौर पे प्लेंटी कॉर्नर का शोबा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे हमने बड़ी मिसिंग का फुकदान किया है कि मलेशिया के खिलाफ एट अ टाइम शुरू में फर्स्ट क्वार्टर में 4 प्लेंटी कॉर्नर्स मिले, हम वो अवेल नहीं कर सके। देखिए हमारा जो मेन प्लेयर है सुफियान है और शकील अहमद भट्ट है जो प्लेंटी कॉर्नर, अबू बकर है जो प्लेंटी कॉर्नर के वो स्पेशलिस्ट हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड्स को चाहिए कि डी में जाके बॉल जाया ना करें, तामुल मजाजी से वहां पे रह के प्लेंटी कॉर्नर बनाए। देखें फील्ड गोल तो प्लेयर कर रहे हैं, प्लेंटी कॉर्नर में भी अगर गोल होता रहेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा एक जो टारगेट होगा 2-3 गोल्स का, वो हम लीड लेते हुए बिल्कुल लीड लेते हुए जो है उसको हम और ज्यादा बरतरी हासिल कर सकते हैं और मैच जीतने में कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, वरना आपसे बहुत सी बातें और भी करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं, इस कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे अब तक जो पाकिस्तान हॉकी टीम की रही है? ये एशियन चैंपियंस में हॉकी टीम की कारकर्दगी मिली जुली है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी कारकर्दगी। देखें आप भी जैसे मोहम्मद अली बात कर रहा था, देखें फील्ड गोल जो है वो तो हम 1-2 कर ही रहे हैं, लेकिन प्लेंटी कॉर्नर पे जो गोल होने चाहिए कम से कम अगर 4-5 प्लेंटी कॉर्नर मिलते हैं तो कम से कम 50% तो आप उसको अवेल करें। और फिर सबसे बड़ी जो कमज़ोरी नज़र आ रही है हमारे को इस टीम में हॉकी की, हमारा डिफेंस जो है बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा। अब जैसे ही हम थोड़ी सी बढ़ती लेते हैं
वो हमारी डिफेंस को जैसे कोरिया ने कर दिया, बिल्कुल मलेशिया ने कर दिया, तहस नहस कर दिया। हमारे जब तक डिफेंस मजबूत नहीं होगा और प्लेंटी कॉर्नर पे हम नहीं सही करेंगे तो मैं नहीं देख रहा अभी परफॉर्मेंस। देखें अभी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अभी आपने दोनों मैचेस खेलने, दोनों बराबर खेले। असल जब आपका 14 तारीख को इंडिया से जो मैच होगा वहां से पता चलेगा कि आप इस टूर्नामेंट में कितनी तैयारी के साथ गए और क्या रिजल्ट आप देंगे, क्या रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। उमर साहब आपकी तरफ आता हूं, और क्योंकि इस वक्त टाइम की भी थोड़ी सी शॉर्टेज है और क्योंकि आप अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, मजीद और क्या क्या एम लेकर आप लोग जा रहे हैं, आपका इदारा? हम जैसे बात गुफ्तगू चल रही थी तो हमने बजाय इसके कि जाकर वो बेचारगी वाला एलिमेंट हम लेकर आते, हमने उनको जो है वो स्किल की तरफ लाए हैं। ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज कंट्रीज के हिसाब से ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में लोगों को एसडीजीज का भी नहीं पता। अगले साल जो है वो ऑडिट होने वाला है, एसडीजी मतलब यूनाइटेड नेशंस हमारा ऑडिट करेगा। आज तक कौम को जो है वो 2% लोगों को भी नहीं मालूम कि ये होते क्या हैं। हमने उन बच्चों को समझाया है कि आपने जो है ये बेचारगी वाले एलिमेंट से निकलकर एक साफ सुथरी रोजी की तरफ आना है और दीन को जो है वो कमाने की जगह समझने की बजाय आपने दूसरी जगहों से कमाकर इस पे लगाना है। उस सस्टेनेबल, देखें दुनिया इस वक्त सस्टेनेबल मॉडल्स पे जा रही है। अभी हम बात कर रहे थे कि कोई डिपार्टमेंट आकर हमें जो है वो सपोर्ट कर दे, कभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे चीज़ें। इकोनॉमिक क्राइसिस ओवरऑल पूरी दुनिया में आ रहे हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो मॉडल्स ग्रास रूट लेवल पे बन रहे हैं वो सस्टेनेबल मॉडल्स हों, उसके अंदर प्लेयर और ये काम करने वाले जो लोग हैं इनके पास ऐसे मैकेनिज्म्स हों कि ये अपनी रोजी रोटी बना सकें। स्पोर्ट्स डज नॉट मीन कि आप किसी ना किसी पर डिपेंडेंट हो जाएं। स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से एक ऐसा रास्ता है कि आप उससे बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। और जो लोग इस पे बिजनेसेस रन कर रहे हैं और मुख्तलिफ एकेडमीज रन कर रहे हैं, क्या वो बिजनेसेस रन नहीं कर रहे? तो हम क्यों हमेशा जो है वो अपने लोगों को इस साइड ये साइड दिखाते हैं कि जी क्योंकि डिपार्टमेंट्स फंडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर रही। गवर्नमेंट को करना चाहिए, अब वो नहीं कर रही तो आप क्या कर सकते हैं? क्या हम ऐसे ही माजी में जीते रहेंगे कि 40 साल पहले हम जीते थे और आज भी जो है वो क्योंकि हम 40 साल पहले जीत गए थे तो शायद अब हम जीत जाएं, बिल्कुल शायद हम जीत क्योंकि जाएं। हम 50 साल पहले किसी जंग में थे तो आज कोशिशें तेज करनी चाहिए और अपने आप पर डिपेंड करना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां पर अगर सपोर्ट नहीं हासिल हुई लेकिन कारकर्दगी के तसल्सल को बरकरार रखना चाहिए। जावेद साहब है, क्योंकि बात हो रही डिपार्टमेंट के हवाले से, अली साहब भी कह रहे थे और यहाँ पर उमर साहब भी यही कह रहे थे। तो हम समझते हैं कि माजी में जिस तरह जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, मैंने अली साहब से भी यही सवाल किया, जो छोटे डिपार्टमेंट का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई सा भी खेल हो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो क्रिकेट और हॉकी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर ये दोनों खेल के अंदर छोटे डिपार्टमेंट दोबारा बहाल है, क्रिकेट में तो खैर है, हॉकी में अगर बहाल हो जाए तो कुछ बेहतरी होगी मजीद हॉकी की। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपकी बेहतरी, जब हॉकी बेहतरीन चल रही थी, क्रिकेट बेहतरीन चल रही थी, तो आपके तमाम डिपार्टमेंट जो है वहाँ से प्लेयर दे रहे थे आपको, आप कहीं भी थे। देखें अब बड़े बड़े इदारों को तो छोड़ दे, ये छोटे छोटे KDA, KMC, पोर्ट कासिम, ये नेशनल बैंक है, हबीब बैंक, इन सब की जो टीमें होती थी वहाँ से भी आपको प्लेयर दस्तयाब होते थे। लेकिन ये कि जब एक हमारा जो स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म आकर उन्होंने डिपार्टमेंट में जो है टीमें बंद कर दी, तो इसका सारा नुकसान देखें हमारे को क्रिकेट में भी हो रहा है, हॉकी में भी हो रहा है। एक टाइम था वॉलीबॉल, स्क्वैश, इन सारी टीमें डिपार्टमेंट की जो अपनी टीमें होती थी उसका बहुत असर पड़ता है आपको। डिपार्टमेंटल बिल्कुल ये जितने भी प्लेयर पहले आते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट से आपको मिलते थे, कोई भी ऐसा नहीं था पैराशूट के जरिए प्लेयर आता था। तो डिपार्टमेंटल जब से ये शहबाज शरीफ साहब ने तो बहाल कर दिए, लेकिन जब तक सूबाई गवर्नमेंट अपने तमाम इदारों को एंडोर्स नहीं करती कि भाई तमाम डिपार्टमेंट जो है अपनी तमाम डिपार्टमेंट को बहाल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया शहबाज शरीफ की जानिब से, लेकिन जिस तरह ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को भी इस तरफ अब तवज्जो देनी चाहिए, वो बाकायदा तौर पर उन डिपार्टमेंट को बहाल करने के अहकाम भी उन्हें देने चाहिए। और साथ साथ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो उमर हसन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते क्योंकि यौम
दिफा के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि पूरा मंथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त खेलों के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो ऐसा ही यहाँ पर रस्सा कशी के भी मुकाबले मुनक्किद हुए KHA ग्राउंड पर। तो हमने वहाँ भी एक छोटा सा एक पैकेज बनाया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ KHA ग्राउंड पर, जहां पर रस्सा कशी के मुकाबले का इनेकाद हो रहा है। और ये रस्सा कशी के मुकाबले यौम दिफा की मुनासबत से रखे गए हैं, जहां पर एक नुमाइशी मैच बॉयज़ एंड गर्ल्स के दरमियान मुनक्किद हो रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गुलफराज अहमद साहब है, इनसे बात कर लेते हैं इस इवेंट के हवाले से। गुलफराज साहब क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से, और सबसे बढ़कर हम अपने शौदाओं को याद करने के लिए जहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात रखते हैं, वहाँ पर हम करते हैं कि स्पोर्ट्स के मुकाबलों का भी इनेकाद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मुकाबलों का बुनियादी मकसद यही है कि 6 सितंबर के हवाले से, या जो जंग हुई थी 65 में, उस वक्त पूरी कौम सीसा प्लाई दीवार और हमारे जो मुसल्लह अफवाज के जो लोग थे, उन्होंने अपनी से बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क के सामने सीना सुपर होकर और एक सीसा प्लाई की दीवार बनकर इस मुल्क का दिफा किया। और आज हम आज़ादी की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से हम मौजूद हैं, तो हमें अपने नए बच्चों को ये मैसेज देना है कि हमारे जो शोधा थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, उनको हम खिराज अकीदत पेश करें, खिराज तहसीन पेश करें उनकी फैमिलीज़ को, और उनको याद रखें कि जो हमारे शोधा हैं, और उनकी याद मनाने के लिए और नई नस्ल को ये यकजहती का पैगाम देने के लिए। इसका मकसद खाली एक तकरीब करना नहीं है, बल्कि ये जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान बच्चे, इनको ये पता होना चाहिए कि ये आज़ाद मुल्क जो है कुर्बानियों के नतीजे में बना है, और इसके को बचाने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज के नौजवानों ने और उनके अफसरान ने जिस तरीके से कुर्बानी दी जानों की अपनी, और इस मुल्क की हिफाजत की, तो हमें आने वाले वक्त में इस मुल्क के लिए मुत्तहद होकर, जुड़कर काम करना है हर शोबे में, चाहे वो खेल हो, चाहे एजुकेशन हो।